बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुजदिलों में हाथों में बुजदिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिस कौम को पड़ जाती है सर झुकाकर चलने की आदत, उसके सरों पे कभी ताज नहीं होते, उसके सरों पे कभी ताज नहीं होते। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं है। गौर से सुनिएगा जो कहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे लगता है सुबह से आप लोग बैठे हैं, भी आपके चेहरों से साफ दिखेगा। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते और बुजदिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुजदिलों में हाथों में बुजदिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिस कौम को पड़ जाती है सर झुकाकर चलने की आदत, उसके सरों पे कभी ताज नहीं होते, उसके सरों पे कभी ताज नहीं होते। तथागत गौतम बुद्ध, संतों में संत शिरोमणि सतगुरु रैदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, महात्मा अय्यंगारी, या वो तमाम संत जिन्होंने भारत की सरजमी पर पैदा होकर के भारत के शूद्रों के लिए कुछ ना कुछ करने का काम किया, या वो तमाम संत जो शूद्र समाज में पैदा होकर के भारत में अपना लोहा मनवाने का काम किया, ऐसे तमाम संतों को क्रांतिकारी स्वरूप नतमस्तक जय भीम करता हूँ। मैं जय भीम करता हूँ 21वीं सदी में उस प्रत्येक महापुरुष को जिसने भारत की महिलाओं के लिए, भारत के अछूतों के लिए या भारत के उस वर्ग के लिए काम करने का काम किया जिसको कभी रहने, खाने, सोने, ओढ़ने, पहनने का कोई अधिकार नहीं था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब काशीराम, फूले साहब, पेरियार साहब, बिरसा मुंडा साहब, ऐसे तमाम अनेकों नाम जिन्होंने बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाया, ऐसे तमाम अनेकों नाम जिन्होंने धारा के विपरीत चलकर ये बताया कि इस देश की उन्नति, इस महिलाओं की उन्नति, इस देश के अछूतों की उन्नति ही इस समाज की उन्नति है। ऐसे तमाम महापुरुषों को नतमस्तक क्रांतिकारी सलूट जब लगे। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने परिवार के लोगों को समझाने आया हूँ, कुछ बताने आया हूँ। अगर उनकी समझ में आ जाता है तो मान्यवर काशीराम साहब की लाइन याद आती है, ये जो टूटा फूटा बिखरा हुआ जो समाज है, ये जिस दिन इकट्ठा हो जाएगा इस देश की राजनीति पर काबिज हो जाएगा। वही मेरा काम है, वही भाई चंद्रशेखर आजाद जी का काम है, वही धर्मवीर परवाल जी का काम है। एक साथी हमारे अभी शायद नाराज होकर यहाँ से चले गए हैं, रामे प्रधान जी, बहुत पुराने साथी हैं, आजाद समाज पार्टी कोर कमेटी के सदस्य हैं, उनका भी यही काम है। प्रदेश अध्यक्ष का, प्रदेश उपाध्यक्षों का, जिला अध्यक्ष का, हम सबका, विधानसभा अध्यक्षों का यही काम है। अब हमें समझना पड़ेगा कि जो पढ़े लिखे युवा पीढ़ी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने अपनी नौकरी और घर छोड़ करके इस आंदोलन में कूदने का फैसला कर लिया। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो अम्बेडकरी मूवमेंट है, सही मायने में इस देश के युवा ने इसकी कमान क्यों संभाली और पूरे देश में इसको मजबूती के साथ लेकर के लोग क्यों चले, ये हमें समझना पड़ेगा। ये मूवमेंट आज से चला हुआ मूवमेंट नहीं है, ये से 2000, 3000, 4000, 5000 साल पहले, तथागत गौतम बुद्ध से पहले भी बहुत सारे लोगों ने चलाया। कि जितने नाम मैंने लिए हैं, इस मूवमेंट को चलाने की कड़ी के एक लोग, सब लोगों ने मूवमेंट पूरी मजबूती से चलाया। लेकिन फिर भी मूवमेंट चलाते चलाते एक स्थिति ऐसी आई कि हम लोगों को रहने, खाने, सोने, पीने का अधिकार सब कुछ छीन लिया गया और हम पर मनुस्मृति नाम का एक कलंक थोप दिया गया। मनुस्मृति तो जानते होंगे, हरियाणा के लोग तो बखूबी जानते हैं मनुस्मृति, क्योंकि हरियाणा में बहुत ज्यादा फॉलो होती है, आज भी बहुत सारी जगह मनुस्मृति को फॉलो किया जाता है हरियाणा में। मनुस्मृति नाम का कलंक हम लोगों के माथे पर लगा दिया गया। उस कलंक को मिटाने के लिए अब मैं बताऊंगा कि हम कितने दिमागदार और कितने अच्छे लोग हैं इस देश के। बहनों से बाद में बात करो, पहले भाई से बात करो। उस कलंक को हटाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 5000 साल लगा। बाबा साहब अम्बेडकर से मतलब है इसमें गुरु रैदास जी भी रहे, संत कबीर रहे, गुरु नानक देव रहे, तथागत बुद्ध रहे और ना जाने कितने नाम रहे। तब जाकर के कई हजार साल के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में एक मसीहा आया जिसने संविधान देकर के इस देश से मनुस्मृति का खात्मा करने का काम किया। उस संविधान की बदौलत हम लोगों को टीवी मिला, हम लोगों को नौकरियां मिली, हम लोगों को घर मिला, हम लोगों को अच्छी बीवियां मिली, हम लोगों को पैसा मिला, जब जायदाद मिली, उस संविधान की बदौलत। मिली या नहीं मिली आप बात बताइए? मिला ना? सम्मान का जीवन मिला ना? इसकी बदौलत, भारतीय संविधान की बदौलत। हम देखिए कितने अच्छे लोग थे, पहले उन लोगों ने हमें धर्मों में तोड़ा, हम टूट गए, फिर उन्होंने जातियों में तोड़ा, हम टूट गए, फिर उन्होंने हमें ना जाने कहां तक तोड़ा, क्षेत्र में तोड़ा, भाषा में तोड़ा और हम लोग टूट गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर भी करने का काम किया, संविधान किया। हम इतने दिमागदार लोग निकले कि दिल्ली की गलियों पर जिस दिन संविधान को जलाया गया था ना,
मुझे हाथ उठा करके बता दीजिए यहाँ से, इस गांव के लोगों से, या जो कमेटी खड़ी हुई है, कितने लोगों ने यहाँ के नेताओं से सवाल किया कि जिस संविधान की बदौलत तुम आज राजगद्दी पर बैठे हो, वो दिल्ली की गलियों में जलाया गया है, तुम लोगों ने कितनों ने विरोध किया? अगर विरोध नहीं किया तो मैं कैसे कह दूं कि मैं असल की औलाद हूं? विरोध नहीं किया तो मैं कैसे कि आप सब लोग असल की औलाद है, बाबा साहब अम्बेडकर की औलाद है, मैं कैसे कह दूं? मुझे बता दें, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता? क्या आपका फर्ज नहीं बनता? इस क्षेत्र के कलेक्टर से, इस क्षेत्र के डीएम से और इस क्षेत्र के उन नेताओं से जो आरक्षण के बल पर यहाँ की संसद विधानसभा में बैठे हैं, उनका कान पकड़कर खींच कर लेकर वो पूछे संविधान जलाता आवाज क्यों नहीं संसद में उठे? क्या फर्ज नहीं बनता? अगर फर्ज नहीं बनता तो घर जाइए, पढ़कर सो जाइए, अम्बेडकरी मूवमेंट में मत आइए। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दे दिया है, खूब कमाइए, खाइए और पढ़कर सो जाइए, समाज की चिंता छोड़ दीजिए। और अगर फर्ज बनता है तो तैयार हो जाइए लड़ाई के लिए, तैयार हो जाइए लड़ाई के लिए। इतिहास को याद कीजिए, इतिहास को याद कर कर लड़ाई के लिए तैयार रहिए कि जिन लोगों के शासन में वो संविधान जला है, जिन लोगों ने संविधान को जलाया है, जिस सत्ता के लोग इस संविधान के विषय में हर वक्त स्टेटमेंट देते हैं, जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, इस देश से उनकी सरकार को उन लोगों को उखाड़ कर फेंक देना है। आज प्रण ले लीजिए, ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ दो चीजें होंगी। क्या होगा कि पहले की तरह गुलामी की दास्तां में चले जाओगे, मनुस्मृति को अपने पर लागू कराओगे, मंत्र का उच्चारण करोगे तो जीभ काट ली जाएगी, मंत्र का उच्चारण सुन लोगे तो कान में शीशा पिघला दिया जाएगा। अगर नहीं याद जाओगे और अगर जाग जाओगे तो समझ लीजिए कि दो चीजें हो सकती हैं। एक तो मौत जो आनी है, जो निश्चित है, जिसे कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि जीवन के दो ही सत्य, जीवन और मृत्यु। संघर्ष तो उसके बीच का जो बीच में पड़ता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे कि 100 दिन का बकरियों का जीवन जीने से अच्छा है, 100 दिन का बकरियों का जीवन जीने से अच्छा है एक दिन का शेर का जीवन जिया है। और भीम आर्मी के लोग उसी एक दिन के जीवन पर जितना है, नहीं डरते किसी से, नहीं झुकते किसी के सामने, बिल्कुल नहीं झुकते। जो लोग ये कहते हैं कि वो हमें झुकाएंगे तो ये उनका सपना सपना रह जाएगा, ये सर कट करके जाएगा, लेकिन झुकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं झुकेगा। आज हमें लड़ाई अब समझनी पड़ेगी कि लड़ाई क्या है। लड़ाई किसी जात और धर्म की नहीं, लड़ाई किसी भाषा की नहीं, लड़ाई विचारों की। कौन से विचार? एक तरफ मनुवादी व्यवस्था के विचार है, एक तरफ अम्बेडकरवादी व्यवस्था के विचार है, एक तरफ न्याय समता समानता की लड़ाई है, दूसरी तरफ ऊंच नीच की लड़ाई है। एक तरफ महिला पुरुष की समानता है, दूसरी तरफ महिला पुरुष की असमानता है। एक तरफ जातियों का बहुत बड़ा ढोंग है, धर्मों का बहुत बड़ा ढोंग है, और एक तरफ आपकी शिक्षा का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपके सामने। अब तक हम लोगों को नाम किस हो जाए? भीम आर्मी के लोगों ने समाज के लोगों को डरना बुला दिया, क्योंकि बार बार ये कहा जाता था कि नहीं बेटा किसी से लड़ने मत जाना, आंदोलन में मत जाना, जेल चले जाओगे। हमने कहा सबसे पहले हम चलते हैं, 1 साल 1.5 साल 2 महीने 6 महीने कई बार जेल लेकर जा चुके हैं। अब पूरे देश की भीम आर्मी का कार्यकर्ता नहीं डरता। अब तो मेरी माँ भी कहती है आंदोलन में जा, जेल चला जाएगा, अच्छी बात है, रोटी मिलती है, जान बढ़ने लगती है। मेरी माँ भी कहने लगी। तो यानी कि एक लड़ाई हमने जीत ली। दूसरी लड़ाई कौन सी है? दूसरी लड़ाई है इस देश में सत्ता प्राप्ति की लड़ाई। कौन सी सत्ता? समझ रहे हैं? सत्ता तो भी है। कितने एमपी होंगे आपके यहाँ के जो आरक्षण के बल पर वहां बैठे हैं? चलिए मैं कहता हूँ कितने एमपी होंगे आपके जो शुद्ध हैं, जो वहां बैठे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बल पर? सत्ता तो भी है, लेकिन कौन सी सत्ता चाहिए ये समझना पड़ेगा। सत्ता वो चाहिए जो बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के भारत की बात कर सकते हैं। सत्ता वो चाहिए कि मान्यवर काशीराम साहब का सपना पूरा कर सकती हो। सत्ता वो चाहिए जो ढकी हुई बहनों के मुंह खुलवा सकती हो। सत्ता वो चाहिए जो मेरे बुजुर्गों को सम्मान दिला सकती हो। सत्ता वो चाहिए जहां पर एक शिक्षा एक चिकित्सा हो। सत्ता वो चाहिए जहां पर डीएम का बेटा एक किसान का बेटा एक जगह पढ़ता हो। सत्ता वो चाहिए कि 1 साल से ज्यादा हो गए किसान सड़कों पर बैठे हैं, उनसे कोई बात करने वाला हो। सत्ता वो चाहिए। और अगर सत्ता सिर्फ ये रहेगी, पूंजीवादी सत्ता रहेगी, पूंजीपति व्यवस्थित लोगों की सत्ता रहेगी, वो समझिए क्या, आपके क्षेत्र से एमपी एमएलए जीत कर जाएंगे, वो क्षेत्र नहीं चलाएंगे।
उनके ऊपर जो बैठा हुआ है कॉर्पोरेट, एक बिजनेसमैन बैठा हुआ जो व्यक्ति, एक फैक्ट्री का मालिक जो बैठा हुआ है, वो कहेगा कि ऐसे अब आपका क्षेत्र चलेगा। ये पूंजीपति सत्ता। इस सत्ता को अगर किसी को ने तोड़ने का काम किया, माननीय साहब काशीराम साहब ने सत्ता को तोड़ने का काम किया। एक रिक्शा वाले को, एक सब्जी वाले को, ठेले वाले को उठा करके इस देश में क्या बनाया, MP MLA बनाकर छोड़ दिया। अब आप ये भी सोच रहे हो कि भाई साहब MP MLA की बात बहुत कर रहे हैं। मैं MP MLA की बात इसलिए कर रहा हूँ, कई साल जेल में रहने के बावजूद, पुलिस की लाठियां खाने के बावजूद, कई हजार मुकदमे, लाखों मुकदमे भीम आर्मी पर लगने के बावजूद एक चीज समझ आई कि जो लड़ाई हम सड़कों पर मजबूत तरीके से लड़ रहे हैं, वो लड़ाई अगर हम घरों तक भिजवा देंगे, वो भगत सिंह की तरह लड़ाई घरों तक भिजवा देंगे और घरों में इस अंगूठे का क्या प्रयोग होता है ये बता देंगे और उनके वोट की कीमत उनको समझा देंगे, तो जो लड़ाई हम सड़कों पर लड़ते हैं, जब हम मारे जाते हैं, हम जेल जाते हैं, तो पीटा जाता है, वो लड़ाई छोटी हो जाती है। अगर आपकी लड़ाई आपके मुंह से निकलकर घरों तक पहुंच जाती है और वो लड़ाई आकर के वोटों पर आ जाती है और आप जैसे लोग जाकर यहाँ के विधानसभा और संसदों में चले जाते हैं, तो फिर वो लड़ाई बहुत मजबूत हो जाती है। जो काम 1 लाख व्यक्ति नहीं कर सकते, वो अकेला बैठा हुआ विधायक संसद में कर देता है, विधानसभा में करता है। अब हमें वोट की कीमत का समझना पड़ेगा। वोट की कीमत क्या? बहुत सारे लोग आएंगे, मैं पूरे जिम्मेदारी से कहता हूँ, हो सकता है कल विनय रतन सिंह गलत हो जाए। जिस दिन विनय रतन सिंह गलत होगा तो उसके घर आ जाइएगा पूछने के लिए, कान पकड़ के खड़ा कीजिएगा और पूछेगा, बेटा ये वादा करके गया था मूवमेंट को चलाने का, क्यों पूरा नहीं? मैं अधिकार देता हूँ पूछने का, आपको पूरे हरियाणा के लोगों को अधिकार देता हूँ पूछने का, मेरे कान खींचने का अधिकार देता हूँ। लेकिन मैं एक बात भी पूछता हूँ कि मुझसे पहले जो लोग थे, जो मूवमेंट चला करके राजनीतिक रोटियां सेक करके यहाँ के नेताओं के चाटुकार हुए, गुलाम हुए, उन लोगों के क्या अपने कान खींचे? कभी उनसे सवाल किया? अगर नहीं किया तो करना शुरू कीजिएगा, क्योंकि अब ये जो युवा पीढ़ी जो खड़ी है मेरे साथ, ये जो युवा पीढ़ी खड़ी है मेरे साथ, अब ये आने वाले समय के नेता हैं और ये चैलेंज के साथ है। इनको नेता बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर ये ईमानदार है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का काम करेंगे, तो इस क्षेत्र में इनको नेता बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। मुझे कुछ पता लगा यहाँ पर कि कुछ हमारे ही भाई हैं, 1857 की क्रांति धन सिंह कोतवाल जी के वंशज है, वो भिड़ते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, इतिहास पढ़ो। इतिहास को जब पढ़ोगे तो पता लगेगा कि तुम कौन हो, हम कौन हो। फालतू में आपस में लड़ाई झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है। हम झगड़ना नहीं चाहते, हम तो सिर्फ शिक्षा चाहते हैं और अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उन्नति चाहते हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं। तो मेरा निवेदन है कि लड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी बेटे का अपमान करने की आवश्यकता नहीं है। घर में छोटी मोटी बात हो जाया करती है, हमको बैठकर सुलझा लिया जाए, बिल्कुल सुलझा लिया जाए। हम जैसे पूरे बहुजन समाज की बात करते हैं, हम दलित आदिवासियों की बात करते हैं, हम पिछड़ों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, हम सब की बात करते हैं। जो भी जातियां न्याय, जिन जातियों को न्याय नहीं मिल पाता, जिन जातियों का कभी शोषण रहा है, उन सब के लिए बीमारी पूरी मजबूती से खड़ी है। आज भी खड़ी है और कल भी खड़ी रहेगी। तो मेरा निवेदन है, क्षेत्र में आपसी द्वेष को ना बढ़ने दें, बिल्कुल ना बढ़ने दें। अगर कोई बात हो जाती है तो हमारे पास एक हथियार है दोस्तों, संविधान। वो ऐसा हथियार है, वो यहाँ के प्रधानमंत्री की बुद्धि ठीक कर सकता है और एक छोटे से व्यक्ति की बुद्धि ठीक कर सकता है। वो ऐसी चीज, वो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की बुद्धि ठीक कर सकता है, वो यहाँ के नेताओं की बुद्धि ठीक कर सकता है। तो संविधान को पढ़ना शुरू कीजिए, धाराओं का ज्ञान कीजिए और इस देश में सत्ता प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाइए। सामाजिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाइए। जब तक आपकी सत्ता इस देश में नहीं होगी, तब तक हम लोग ऐसे ही छिपते पिटते रहेंगे। लेकिन जितनी सत्ता हमारी हुई तो हमें दूसरे को छेते पिटेंगे नहीं, हम उनका अधिकार उनको दे देंगे, अपना अधिकार खुद लेंगे। क्योंकि साहब काशीराम साहब ने तो यही कहा ना, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी। कहता है नहीं कहता, तो हमें उसी ओर चलना है, बहुत मजबूती से चलना है। भीम आर्मी का अपना जो काम है, शिक्षा का काम जो वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। मैं जानता हूं हरियाणा में बहुत तेजी से, मजबूती से बढ़ रहा है। हरियाणा में शोषण की घटनाएं, जब से भीम आर्मी का यहाँ जन्म हुआ है, पूरे हरियाणा में शोषण की घटनाएं कम हुई। अब कोई किसी बेटी को छेड़ते हुए सोचना पड़ता है कि यार छेड़ोगे तो भीम आर्मी के लोग ना जाए, किसी भी समाज की बेटी कि छेड़ोगे तो भीम आर्मी के लोग ना जाए। प्रशासन के लोगों को सोचना पड़ता है कि अगर किसी बहुजन समाज के व्यक्ति पर गलत FIR दर्ज कर दोगे तो यार भीम आर्मी के लोग ना जाए, सोचना पड़ता है। अब प्रत्येक पूरे देश के अंदर
भीम आर्मी एक मजबूत कड़ी है। आज 24 राज्यों में भीम आर्मी का गठन हो चुका है। भीम आर्मी ने आपको राजनीतिक ताकत देने के लिए पार्टी बनाई है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने एक पार्टी बनाई थी जिसका क्या नाम है, आजाद समाज पार्टी काशीराम। वो इसीलिए बनाई गई है कि ये जो बैठे हुए मेरे सामने मेरे परिवार के लोग हैं, इनमें से जिस व्यक्ति के अंदर क्षमता है, राजनीति करने की क्षमता है, वो यहाँ से खड़ा होकर के जाए पार्टी में राजनीति करे और यहाँ के विधानसभा को, संसदों को अपनी बातों से हिलाने का काम करे। वो इसीलिए बनाई गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस गांव के जो भाई हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, और नहीं देंगे तो उसकी भी सिर्फ 2 चीजें होंगी। कंधा मिला दोगे तो इस देश को जीतने की ताकत आ जाएगी, भारत को जीतने की ताकत आ जाएगी, भारत को चलाने की ताकत आ जाएगी। और साथ नहीं दोगे तो अपने 4 कंधे मजबूत रखिएगा, हम उसको भी लाने के लिए तैयार हैं। मैं आप बहनों से बात कर लूँ, मैं बहनों से बात कर लूँ। देख लीजिए, अच्छी समझ लीजिए। कुछ मेरी बहनें माएँ मुँह ढकी हुई बैठी हैं, हरियाणा में प्रथा ज़्यादा है, हरियाणा और राजस्थान में वो प्रथा है। सुधार सिर्फ अगर आपका हो सकता है तो सिर्फ एक चीज हो सकता है, वो है शिक्षा। बिल्कुल, अगर आप ये चाहते हैं ना आपका बच्चा अच्छी जगह पढ़े, अच्छी जगह लिखे, तो एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, एक समय का खाना ना खाया जाए लेकिन बच्चों को स्कूल जरूर भेजेंगे। ये बिठा लीजिए दिमाग में। मैं लिख कर देता हूँ कि जैसे आज आप मुंह ढके हुए जबरदस्ती बैठी हुई है ना, आने वाले समय में 10 साल के बाद कोई मेरी बहन मुंह ढके नहीं बैठी होगी, यहाँ मेरी बराबर में खड़ी हो गई है कि भैया मैं भी आपसे तेज बोलना जानता हूँ। बिल्कुल मैं सही महीने में दुखी हूँ। जब मैं इस मंच पर आया मैं दुखी था कि एक भी बहन जो है इतनी हिम्मत और ताकतवर नहीं थी कि यहाँ आकर के मंच पर बैठ सकते थी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर शिक्षा का अभाव है। इस शिक्षा के अभाव को दूर कीजिए और मजबूती के साथ खड़े होइए। जो करना है वो कीजिए, पढ़िए लिखिए, अच्छी नौकरियों पर जाइए और इस देश की सत्ता पर काबिज होने का काम। इस बीच मेरे मुंह से कुछ गलत निकला हो तो माफी चाहूँगा, क्योंकि कड़वा तो खैर कुछ ना कुछ निकला है, उसके लिए माफी चाहूँगा। भीम आर्मी की यहाँ टीम है, जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब आया जाएगा।